स्टोरी विथ तांजारुल, द कॉर्पोरेट कूप। पश्चिमी अरबपतियों का गुस्सा। अफ्रीका में एक नई हवा चल रही है, और इस बार यह हवा किसी विदेशी निवेश से नहीं बल्कि अफ्रीकी आत्मनिर्भरता से उठी है। जब बुर्किना फासो ने अपने देश के संसाधनों को अपने लोगों के लिए आरक्षित करने का नियम बनाया, तो दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों और कंपनियों में हड़कंप मच गया। वो जो सालों से अफ्रीका की जमीन से सोना, तेल और कोबाल्ट निकाल रहे थे, अचानक महसूस करने लगे कि अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। यह कहानी है उस पूरे महाद्वीप की जहां सदियों से लूट को मदद कहा गया। स्टोरी विद तंजारुल। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने घोषणा की, अब हमारे देश की संपत्ति पर सिर्फ हमारे लोगों का हक होगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब था, विदेशी कंपनियां अब मनमानी नहीं कर पाएंगी। सोना और तेल अब बाहर नहीं जाएगा, बल्कि उसी से देश के स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनेंगी। पश्चिमी मीडिया ने तुरंत शोर मचाना शुरू किया। तानाशाही, लोकतंत्र पर हमला, विदेशी निवेश खतरे में। लेकिन बुर्किना फासो के लोग जानते थे, यह पहली बार था जब कोई नेता सच्चे अफ्रीकी गर्व की बात कर रहा था। जब ट्राओरे ने नए नियम लागू किए, तो वॉशिंगटन, पेरिस और लंदन के बोर्डरूम्स में घबराहट फैल गई। बड़ी कंपनियों ने अरबों डॉलर खोने की आशंका जताई। उनके रिपोर्ट्स में लिखा था, अगर ये मॉडल सफल हुआ तो पूरा अफ्रीका जाग जाएगा। और सच में यही हुआ। पहले माली, फिर नाइजर, फिर चाड, सब ने बुर्किना फासो का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा, हम भी अब अपने संसाधनों का नियंत्रण खुद करेंगे। यही वह क्षण था जब पश्चिमी अरबपतियों का असली चेहरा सामने आया। वो अब खुलेआम धमकी देने लगे, अगर तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो हम तुम्हें अलग थलग कर देंगे। पर अफ्रीका अब पहले जैसा नहीं रहा। ट्राओरे ने कहा, हम अलग नहीं होंगे, हम एकजुट होंगे। और यह शब्द महाद्वीप के हर कोने में गूंजे। लोगों ने झंडे उठाए, अफ्रीका अफ्रीकियों के लिए। जब पश्चिमी मीडिया ने इसे एंटी डेमोक्रेसी मूवमेंट बताया, तो अफ्रीका के लोगों ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया, तुम्हारे लिए लोकतंत्र मतलब हमारे संसाधनों तक पहुंच। और फिर इंटरनेट पर ट्रेंड हुआ, हैंड अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स। यह आंदोलन अब किसी सीमा में नहीं था। कंपनियों ने कोशिश की कि भ्रष्ट राजनेताओं को खरीदकर हालात पलटें, लेकिन इस बार युवाओं ने सब देख लिया। उन्होंने कहा, हमारी मिट्टी बिकेगी नहीं। और यही लाइन पूरी क्रांति का नारा बन गई। फ्रांस ने अपने सैनिक वापस बुलाए, अमेरिका ने अपनी मदद रोक दी, पर अफ्रीका नहीं झुका। बुर्किना फासो ने चीन और रूस से हाथ मिलाया और कहा, अगर सहयोग चाहिए तो बराबरी के आधार पर। यह वही वाक्य था जिसने पश्चिमी व्यवस्था को झटका दे दिया। पश्चिमी अरबपतियों ने अफ्रीका की सरकारों पर दबाव डाला। IMF और वर्ल्ड बैंक ने धमकी दी, अगर तुमने हमारे नियम नहीं माने तो लोन बंद। लेकिन अब अफ्रीका ने जवाब दिया, हम तुम्हारे कर्ज से आज़ाद होना चाहते हैं। वॉशिंगटन में एक बैठक हुई जिसका एजेंडा था, अफ्रीकी देशों में बढ़ते राष्ट्रवाद को कैसे रोका जाए। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, अगर यह आंदोलन अगले 1 साल तक चलता रहा तो पश्चिमी कंपनियां अरबों डॉलर खो देंगी। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा डर था अफ्रीका के युवाओं से, क्योंकि अब युवा सोशल मीडिया पर झूठ नहीं मानते थे। वे खुद तथ्यों की जांच करते, वीडियो बनाते और अपने देश की सच्चाई दुनिया को दिखाते। जब पश्चिमी मीडिया ने ट्राओरे को डिक्टेटर कहा, तो एक बुर्किनाबी युवक ने लिखा, अगर अपने देश के संसाधनों की रक्षा करना तानाशाही है, तो हमें ऐसी तानाशाही मंजूर है। यह पोस्ट 1 हफ्ते में करोड़ों बार शेयर हुआ। यही वो पल था जब कॉर्पोरेट कूप का पर्दाफाश हुआ, क्योंकि पश्चिमी अरबपति अब सरकारों को नहीं, बल्कि सीधे मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए दबाव बना रहे थे। उन्होंने अफ्रीका को फिर से सुधारने की बातें की, लेकिन इस बार अफ्रीका ने साफ कहा, हमें सुधार की नहीं, सम्मान की जरूरत है। जब तंजानिया ने भी अपने संसाधनों का नियंत्रण वापस लिया, तो पश्चिमी कंपनियों ने एक के बाद एक अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। लेकिन देश के भीतर लोगों ने खुश होकर कहा, अब हमारा सोना हमारे स्कूलों में जाएगा। यह सिर्फ नीतियों का बदलाव नहीं था, यह मानसिक गुलामी के अंत की शुरुआत थी। लोग अब कहते थे, हम गरीब नहीं हैं, हमें गरीब बनाया गया है। यह आवाज़ महाद्वीप से निकलकर दुनिया तक पहुंची। लोगों ने महसूस किया कि जो अफ्रीका कभी मदद मांगता था, अब वही आत्मनिर्भरता सिखा रहा है। और जब पश्चिमी अरबपति फिर से दबाव डालने लौटे, तो अफ्रीका ने कहा, अब बहुत हुआ, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ संसाधनों की नहीं थी, ये लड़ाई आत्मसम्मान की थी। तंजानिया की आवाज़ सीमाओं के पार पहुंची। उसने केन्या, युगांडा, रवांडा और लोकतांत्रिक कांगो में जागृति फैलाई। हर जगह युवाओं ने महसूस किया, यह सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे अफ्रीका का सवाल है। विश्वविद्यालयों में छात्र बोले, अगर वो उठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लोग सीमाएं पार कर एक दूसरे के साथ खड़े हुए। पोस्टरों पर लिखा था,
एक अफ्रीका, एक आवाज। यह दृश्य अभूतपूर्व था। किसी पार्टी का नहीं, किसी झंडे का नहीं, सिर्फ न्याय और सम्मान का आंदोलन। सरकारें घबराईं, पर अब यह लहर रोकने योग्य नहीं थी। हर गिरफ्तारी एक नया गीत बन गई, हर डराने की कोशिश एक नई उम्मीद। कलाकार, विद्यार्थी, किसान सब जुड़ते गए। बुजुर्ग बोले, हमने आज़ादी देखी थी, पर ये बच्चे असली आज़ादी ला रहे हैं। अब यह सिर्फ आंदोलन नहीं, एक नई पहचान थी। हम अब भविष्य नहीं, वर्तमान भी हैं, क्योंकि अफ्रीका ने एक बार फिर खुद को पहचान लिया था। और यही थी उस नियम की असली जीत, जो बुर्किना फासो ने दुनिया के सामने रखी थी। यह लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी, यह सच के लिए थी। और जानते हैं इसमें सबसे विडंबना क्या थी? वो सरकार जो अपने डिजिटल विकास, अपने ई-गवर्नेंस और आधुनिक अर्थव्यवस्था पर गर्व करती थी, आखिर में उन्हीं लोगों से लड़ने लगी जिन्होंने उसे बनाया था। और उन्होंने जो पहला कदम उठाया वह था इंटरनेट बंद करना। यही था असली पतन, क्योंकि कहानी पर नियंत्रण पाने की कोशिश में उन्होंने खुद को बेनकाब कर दिया। उन्हें यह एहसास नहीं था कि डर तब काम नहीं करता जब लोगों के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जब किसी ने बेरोजगारी, भूख, पुलिस की हिंसा और चुप्पी झेली हो, तो वो अब किससे डरेगा? अरुषा की एक युवा महिला ने लाइव इंटरव्यू में कहा था, हमें अब सरकार से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अब भगवान से डर नहीं है। वो पंक्ति, वो दिल को छू गई, क्योंकि वो सिर्फ बगावत नहीं थी, वो नैतिक अधिकार की आवाज थी। और यहीं से चीजें टूटने लगीं। जितना सरकार ने सख्ती दिखाई, उतना ही वो अपनी वैधता खोती गई। अब युवा सिर्फ विद्रोही नहीं दिख रहे थे, बल्कि सत्य बोलने वाले बन चुके थे। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी, जो कभी इस तंत्र के प्रति वफादार थी, धीरे धीरे फुसफुसाने लगी, शायद बच्चे सही हैं। देखिए, यही है नियंत्रण का खतरा। एक बिंदु पर आकर यह उल्टा पड़ जाता है। जब लोग सरकारी कहानी पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो सत्ता भीतर से सड़ने लगती है। अब तक तंजानिया की नेतृत्व टीम बंद दरवाजों के पीछे घबराहट महसूस करने लगी थी। कागजों पर उन्होंने चुनाव जीत लिया था, लेकिन असल में वे देश को खो रहे थे, आत्मा में। पर क्या होता है जब विद्रोह की गूंज सीमाओं में कैद नहीं रहती? जब वह आसपास के देशों तक फैल जाती है और उन लोगों को प्रेरित करती है जो अब तक चुपचाप देख रहे थे। यही हुआ। तंजानिया की आवाज फीकी नहीं पड़ी, वह सरहदों के पार चली गई, हवाओं में, आवाजों में और उन दिलों में जो खुद को उस संघर्ष में देख रहे थे। और सबसे पहले जिसने इस पुकार का जवाब दिया, वह था केन्या। थोड़ा रुकिए, एक बड़ा धन्यवाद देना है स्टोरी विद तंजारुल समुदाय को, जहां अफ्रीकी आवाजें, कहानियां और विरासतें संरक्षित और सशक्त की जाती हैं। जब आप इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, तो आप सिर्फ एक चैनल का समर्थन नहीं करते, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं, कुछ अजीब पर शक्तिशाली होता है जब दर्द संक्रामक बन जाता है। बुरी तरह नहीं, बल्कि ऐसे कि लोगों को याद दिलाए कि वे जुड़े हुए हैं। यही हुआ जब तंजानिया की पुकार सीमा पार करके केन्या पहुंची। उसे पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी, वो सहानुभूति के रास्ते आई थी। जब तंजानियाई युवाओं के आंसू, गैस और धुएं से भरे सड़कों के वीडियो इंटरनेट पर पहुंचे, केन्या के युवाओं ने अपने भीतर कुछ जागते हुए महसूस किया। उन्होंने यह दृश्य पहले देखा था, वही आंसू गैस, वही वर्दियां, वही नेताओं के खोखले बहाने। यह डेजावू जैसा था, लेकिन इस बार ज्यादा तेज। नैरोबी में लोग फुसफुसाने लगे, क्या तुमने देखा दार में क्या हो रहा है? कॉलेज के छात्र जितने भी क्लिप मिल सकते थे स्ट्रीम करने लगे। कार्यकर्ता खुले पत्र लिखने लगे, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। और अब आप महसूस कर सकते थे कि यह जुड़ाव कृत्रिम नहीं था, यह सच्चा था, हताशा और भाईचारे से उपजा हुआ। कोई फर्स्ट एड किट लाता तो कोई बस सुनने आता। एक केन्याई डॉक्टर ने मीडिया से कहा, हम सीमाएं नहीं पार कर रहे, हम दिल पार कर रहे हैं। और देखिए, सरकारें इससे नफरत करती हैं। उन्हें डर लगता है जब इंसानियत आंदोलन बन जाती है, क्योंकि जब लोग समझ जाते हैं कि उनके संघर्ष साझा हैं, तो विभाजन काम करना बंद कर देता है। केन्याई प्रशासन ने अपने युवाओं को चेतावनी दी कि वे विदेशी मामलों से दूर रहें, लेकिन तब तक यह विदेशी मामला रह ही नहीं गया था। अब केन्या की गलियों में लोकतंत्र, पुलिस अत्याचार और पीढ़ीगत विश्वासघात की बातें गूंजने लगीं। तंजानियाई और केन्याई युवा एक साथ लाइव स्ट्रीम करने लगे, भाषाओं और लहजों के पार, एक दूसरे के वाक्य पूरे करते हुए। डिजिटल दुनिया उनका साझा घर बन गई। न कोई झंडा, न कोई सीमा, बस सामूहिक आक्रोश और साहस। लेकिन इसमें कुछ गहरा था, ऐतिहासिक। यह क्षण तंजानिया और केन्या के बीच पूर्वी अफ्रीका के उस सपने की झलक था जो कभी न्यरेरे और केन्याटा ने देखा था। एकता, जागरूकता और साझा आत्मा की भूमि। 1960 के दशक में जूलियस न्यरेरे और जोमो केन्याटा ने पैन अफ्रीकी एकता की बात की थी।
वे ऐसा पूर्वी अफ्रीका चाहते थे जो एक जन, एक अर्थव्यवस्था, एक आत्मा के रूप में चले। लेकिन समय के साथ वह सपना राजनीति और सीमाओं के नीचे दब गया। अब विडंबना यह है कि उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है, राष्ट्रपतियों द्वारा नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों द्वारा। कितना काव्यात्मक है ना? वो एकता जिसे कूटनीति नहीं बना सकी, उसे युवा सड़क पर गढ़ रहे हैं। फिर भी तनाव बना हुआ है। केन्याई समर्थन तंजानिया की चिंगारी को हवा देता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को भय भी। सरकारें विदेशी दखल की बातें करने लगती हैं। गुप्तचर एजेंसियां निगरानी बढ़ा देती हैं। सीमा पार व्हाट्सएप समूहों पर नजर रखी जाती है। पर सवाल यह है, आप सहानुभूति पर पहरा कैसे लगा सकते हैं? प्रेरणा को कैद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हर बार जब केन्याई युवा तंजानिया के बारे में कुछ पोस्ट करते हैं, वह उनके अपने नेताओं को याद दिलाता है कि उनकी जनता देख रही है, सीख रही है और इंतजार कर रही है। और अब यह सिर्फ ऑनलाइन एकजुटता नहीं रह गई है, यह एक जीवित आंदोलन बन चुकी है।